Welcome back दोस्तों. So here we are going to start the third lecture and that is about the motions of the earth. कि किस तरीके से कितने तरीके के motions होते हैं अर्थ के, कौन से primary motions हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. And as you all know we are covering the NCERT of the class 6th of the geography. So before beginning I'll give you a quick recap of the yesterday's lecture. So basically in the last video we covered about this chapter, second chapter, that is the globe. इसके अंदर हमने लैटिट्यूड्स के बारे में, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पूरी की डिटेल में देखा, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, लैटिट्यूड्स की सिग्निफिकेंस क्या है, लॉन्गिट्यूड्स की सिग्निफिकेंस क्या है, कैसा रिलेशन है लैटिट्यूड का हीट और हीट जोन्स के साथ, जिसको हम बोलते हैं कि इंसोलेशन के साथ. सो वो हमने देखा. देन अब हम बात कर रहे हैं कि लॉन्गिट्यूड्स के बारे में देखा कि कैसे वो टाइम कैलकुलेट करने में मदद करता है. ठीक है जी. सो दैट वाज अबाउट द यस्टरडेज लेक्चर. सो now starting with this third chapter of the NCERT, that is the motion of the earth. So basically if we talk about the primary motions, जो कि I'm talking about motions not movements. So movement बहुत अलग topic है, we'll cover that later on. So we are talking about motions. So primary motions की बात करें, दो तरीके की primary motions होती हैं. So one is rotation and another one is revolution. तो इन दोनों motions के बारे में हमने discuss भी किया है. So जैसे कि मैंने बताया था, रोटेशन क्या होता है कि अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड, ठीक है, कितनी देर में रोटेट करता है. ठीक है, अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड कितनी देर में रोटेट करता है. सो दैट इज अबाउट द रोटेशन. 24 आवर्स लेता है पूरे. सो बेसिकली 24 आवर्स की अगर हम बात करें, इट्स विद रिस्पेक्ट टू सन. ठीक है, एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं किया, फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो अर्थ होता है, हम विद रिस्पेक्ट टू सन देखते हैं कितने घंटे लगाता है रोटेट होने में. ठीक है, सो बेसिकली सन ही क्योंकि हमें डे एंड नाइट देता है, तो इसीलिए हमने सन के विद रिस्पेक्ट में देखते हैं. अगर हम अर्थ के ऑन एक्सिस के अकॉर्डिंगली देखें कि कितने टाइम में ये रोटेट करता है, तो इट्स अबाउट 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स. ठीक है, सो वी नीड नॉट टू रिमेंबर दैट 23 आवर्स एंड 56 मिनट. बस ये आपको बताने के लिए कि सन को हम रेफरेंस मानते हैं टाइम कैलकुलेट करने के लिए. क्यों? क्योंकि सन की ही वजह से हमारे डे एंड नाइट होता है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू मस्ट नो दैट. सो इट वाज अबाउट दी रोटेशन. देन रेवोल्यूशन की जब मैंने बात करी, सो रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस हम करते हैं जब रेवोल्यूशन इज कि जब जो हमारा अर्थ है वो परिक्रमा लगा रहा है किसकी, सन की. ठीक है, अर्थ सन की परिक्रमा लगा रहा है. अब उसके अंदर हमारे क्वेश्चन राइज होते हैं कि किस तरीके से परिक्रमा लगा रहा है. हमने कल भी उसको थोड़ा सा एसेंस डिस्कस किया था, बट मैंने बोला था कि आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको. सो बेसिकली द थिंग इज, हमें दो चीजें जानने की जरूरत है. वन इज द ऑर्बिटल प्लेन एंड अनदर इज द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ. ये दो चीजें अगर हमें समझ आ जाती हैं तो हमें बिल्कुल पता लग जाएगा अबाउट द रेवोल्यूशन, कि किस तरीके से रेवोल्यूशन होती है. तो जानने से पहले आप इस फिगर को ध्यान से देखें. ये दिखाया गया है कि अर्थ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन. ठीक है, रिवॉल्विंग अराउंड द सन. क्या आप यहाँ पे एक चीज डिस्कस देख सकते हैं, फोकस कर सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो यहाँ पे इस तरीके का है. मतलब सीधा नहीं है, अर्थ टेढ़ा टेढ़ा रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, मतलब लाइक दिस. ठीक है, इसने कभी भी अपना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज नहीं किया, उतना ही रखा. ध्यान दें इस चीज पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पे भी यही एंगल था, यहाँ पे भी यही एंगल है. अगर अगर आपको ये क्लियरली देख पा रहे हैं आप इस ऑर्बिट ऑर्बिट को, मैं डार्कन कर देता हूँ थोड़ा सा ऑर्बिट को, सो दैट आपको क्लियरली समझ में आए मैं क्या चीज बोलना चाह रहा हूँ. सो बेसिकली टॉकिंग अबाउट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, अर्थ हमेशा एक ही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रखता है. ठीक है, जो हमने कल डिस्कस किया है 23.5. हर एक पॉइंट पे एक ही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है. ठीक है, ऐसा नहीं. अब पहले क्या होता था, इट्स नॉट डिस्कस्ड इन द एनसीईआरटी, फिर भी मैं बताता हूँ. पहले क्या होता था, सन के अराउंड जो नॉर्थ पोल वाली साइड है वो हमेशा सन के अराउंड इंक्लाइंड रहती थी. ठीक है, जो साउथ पोल वाली दूर और जो नॉर्थ पोल वाली सन के अराउंड.
बट धीरे धीरे क्या हुआ बेसिकली, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो इस तरीके से स्थिर हो गया, ठीक है, कि ऐसा ही रहेगा। ध्यान से मेरे फोकस करो हैंड पे, कि ऐसे ही मूवमेंट रहेगी उसकी, एक एंगल ही रहेगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ इस केस में क्या हो गया, जो ऊपर वाला साइड है पेन का वो सन के पास आ गया, ठीक है, रोटेट होता गया, एक ही एंगल रहा। अब जब मैं इस सिचुएशन में पहुंच गया, तब सन के पास कौन सा साइड आ गया, साउथ वाला साइड, पेन का साउथ वाला साइड, मतलब अर्थ का साउथ वाला साइड इसके पास आ गया। फिर ऐसे ही रिवॉल्व हुआ, ऐसे ही ये कवर करता है। अब ये डायरेक्शन कौन सी, अगर आप ध्यान से देखें, इट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब अर्थ जो जब रिवॉल्व करता है इट टेक्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, कि कौन सी डायरेक्शन जो है अर्थ यूज करता है सन के अराउंड रोटेट करने की, रिवॉल्व करने की, ठीक है। सो द थिंग इज, अब आपको ये पता है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज दिस, ठीक है, मतलब अर्थ कितनी अपनी एक्सिस को कितना टिल्ट किया हुआ है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, विद रिस्पेक्ट टू दिस परपेंडिकुलर 23.5 डिग्री, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने कल भी देखा। नाउ द अदर क्वेश्चन इज, ऑर्बिटल प्लेन के साथ ये जो लाइन है, जो एक्सिस है, इसको बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। मैं इसको और कलर दे देता हूं ताकि आप समझ पाओ। दिस इज एक्सिस ऑफ अर्थ, दिस इज एक्सिस ऑफ अर्थ। अब ये एक्सिस है जो, वो इस जो ऑर्बिटल प्लेन है, जो आप ब्लू कलर का प्लेन देख रहे हो जिसके ऊपर ये घूम रहा है सन के अराउंड, इसके साथ कितना एंगल बनाता है। सो इट इज 66.5 डिग्री, ठीक है। तो अब वहां पे एनसीईआरटी में तो सिंपली एक्सप्लेन करके निकल गए, बोल के निकल गई इफेक्ट 66.5। अब 66.5 कैसे हुआ, ये ध्यान से देखो। अब अगर मैं इस प्लेन पे, अगर मान लो मैं एक सीधी लाइन लगाता हूं, ठीक है, इट इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल। मान लो अगर अर्थ इंक्लाइंड ना होता, ठीक है, मान लो अर्थ अगर सीधा होता तो कितने डिग्री एंगल बनाना था ऑर्बिटल प्लेन के साथ, 90 डिग्री होता। बट क्योंकि ये इंक्लाइंड है, हमारा जो अर्थ है एक एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड है, सो दैट इज 23.5 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो 90 में से ये 23.5 डिग्री तो निकाल देंगे, ठीक है। तो रह क्या जाएगा पीछे हमारा 63.5 डिग्री, ठीक है। तो उसी पे ही जो 66.5 डिग्री जो रह गया, दिस इज आवर एंगल ऑफ एंगल ऑफ एक्सिस विद द ऑर्बिटल प्लेन। तो ये चीज याद रखनी है, ये जो चीज है, ठीक है, इन दोनों का सम कितना हुआ, 90 डिग्री। तो दिस इज द थिंग। अब यहाँ पे भी देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस इज द ऑर्बिट, ठीक है, ये ऑर्बिट है, दिस इज द एक्सिस, ठीक है, जो ये ब्लैक कलर की लाइन है, और यो जो एंगल बना रहा है ये है 66.5 डिग्री, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है इसके साथ 66.5 डिग्री, मतलब प्लेन के साथ। ये जो ब्लू कलर का जो कागज दिख रहा है आपको इस डायग्राम में, सो इस प्लेन के साथ कितना ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो ये एक्सिस बना रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस वाज द फैक्ट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस, बिकॉज इसी से ही सारे का सारा जो क्लाइमेटोलॉजी है हम आगे पढ़ेंगे, इसी चीज पे, इसी फैक्ट के ऊपर टिका हुआ है। सो मूविंग अहेड, सो बेसिकली रोटेशन एज आई टोल्ड यू के 24 आवर्स लेता है विद रिस्पेक्ट टू सन, ठीक है। बस इतना हाँ याद रखना, हम डिटेल में देखेंगे कि व्हाई आवर क्लॉक्स डोंट हैव 23 आवर्स 56 मिनट्स। हम जो क्लॉक में काउंट करते हैं जब हम अपने घंटे, तो 24 आवर्स के हिसाब से काउंट करते हैं, ऐसा क्यों, वो हायर स्टडीज में देखेंगे। बट फिलहाल के लिए आप ये देख लो कि 24 आवर्स विद रिस्पेक्ट टू सन। अब रेवोल्यूशन की बात करें, हम बेसिकली कहते हैं कि एक साल में 365 डेज होते हैं, सो दैट इज फॉर आवर कन्वीनियंस। बट बेसिकली अगर हम देखें, रेवोल्यूशन की बात करें, तो पूरा का पूरा टाइम अगर देखें इतना लेता है, 365.25 डेज, ठीक है, मतलब 365 दिन और 6 घंटे लेता है पूरा का पूरा रिवॉल्व करने में, ठीक है, अर्थ। अब वो 6 घंटे क्यों नहीं लिखते हम यहाँ पे कि एक साल में 365 डेज एंड 6 आवर्स क्यों नहीं लिखते, सिर्फ और सिर्फ 365 डेज ही क्यों लिखते हैं, बिकॉज वो 6 घंटे था जो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम ठीक एक
काउंट कर पाए डेज को, तो वो 6 घंटे 4 साल तक एड अप होते रहते हैं। ठीक है, 6 घंटे मिलके पूरा दिन बना देते हैं 24 आवर का। 6 × 4 कितना हो गया? 24। तो 24 आवर्स का जो दिन है, मतलब पहले साल से 0.25 निकाल लिया, दूसरे साल से 0.25 निकाल लिया, तीसरे से 2.25, देन फोर्थ से 0.25, जब इनको ऐड करेंगे तो पूरे का पूरा एक दिन निकल आएगा। एंड दैट वन डे वी एडेड टू लीप ईयर। अब लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? वी ऑल नो 366 डेज होते हैं। क्यों? वन डे एक्स्ट्रा होता है, जो फेब्रुवरी का वन डे एक्स्ट्रा होता है। सो दैट टू 29th डे ऑफ द फेब जो ऐड हो जाता है, अदरवाइज 28 डेज ही होते हैं फेब। ठीक है, अब फेब में ही क्यों? क्योंकि सिंपल कन्वीनियंस से जो हमने कैलेंडर बनाया उसके अकॉर्डिंगली, इसके पीछे कोई हार्ड एंड फास्ट रीजन नहीं था। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द रेवोल्यूशन। नाउ अब जो रेवोल्यूशन की वजह से, तो रेवोल्यूशन की वजह से क्योंकि रिवॉल्व कर रहा है, प्लस जो इसकी टिल्ट है, ये दोनों चीजों को मिला के, मतलब एक तो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ, ठीक है, प्लस जो टिल्ट है, इन दोनों चीजों को मिला के क्या बनता है? हमारा सीजन बनता है, वेरिएशन इन सीजन्स बनता है। तो अब कोई भी वेरिएशन होगा अगर सीजन में, हमें पता है कि अगर हमारे अर्थ में जो है, हम इंडिया की बात ही करें, हम गर्मियों को भी झेलते हैं, हम सर्दियों का भी इंजॉयमेंट करते हैं, देन स्प्रिंग की बात करें, ऑटमन, हर तरीके की ऋतुएं पाई जाती हैं हमारे। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि एक ही जगह पे सारे तरीके के सीजन्स हम एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं? सो दैट इज बेसिकली ड्यू टू द टू रीजन जो मैंने आपको बोला कि याद रखने हैं। वन इज रिवॉल्विंग, जो रेवोल्यूशन कर रहा है अर्थ। सेकंड इज टिल्ट, टिल्ट का बहुत मेजर रोल है। अब टिल्ट का मेजर रोल क्यों है? सो बेसिकली मान लो कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अगर इसमें टिल्ट ना होता, सीधा होता, ठीक है, सो दूसरी साइड पे क्या है? सन है हमारा। सन जो है रेस छोड़ता अर्थ के ऊपर। अब यहाँ पे क्या? ज्यादा हीट आती इस एरिया में, जो इक्वेटर के पास वाला एरिया हमने देखा था, इक्वेटर क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट आती। क्यों? हमेशा परपेंडिकुलरली हिट करता है इसको, इक्वेटर को ही करता रहता, और बाकी एरियाज को वो परपेंडिकुलरली नहीं, मतलब एक इंक्लाइंड वे में हिट करती जो रेज हैं। तो सबसे ज्यादा हीट कहाँ पे होती? इक्वेटर पे होती। ठीक है, पर इससे क्या होता? सारे के सारे अर्थ पे एक ही तरीके का सीजन रहता है। जैसे यहाँ पे मान लो गर्मी है, तो गर्मी यहाँ इक्वेटर में गर्मी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि अर्थ अर्थ क्या है? सीधा इधर रेस डालता रहेगा। और नॉर्थ पोल की बात करें, यहाँ पे नॉर्थ पोल और इसके आसपास वाले टेम्परेट रीजन की बात करें, जो हमने कल जोन्स किए थे, टेम्परेट रीजन, टोरिड जोन। सो टेम्परेट रीजन का भी टेम्परेचर चेंज ना होता, और वहां पे भी विंटर और समर का सीजन कुछ अलग ना होता, अगर मतलब कि हमारा सीधा होता, अर्थ इंक्लाइंड ना होता। ठीक है, तो बेसिकली जो सीजन्स हैं, विंटर है, समर है, अब चाहे जो मर्जी हो, चाहे हम इंडिया की बात करें, यहाँ पे भी समर और विंटर होता है। अगर हम टेम्परेट रीजन के किसी कंट्री की बात करें, कनाडा की बात कर ले, वहां पे भी जो है विंटर एंड समर दोनों चीजें आती हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में भी विंटर एंड समर दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, सो वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जो इंक्लाइंड होने की वजह से जो सूरज है, वो ऐसा नहीं है कि सीधा इक्वेटर पे ही हिट करता रहेगा परपेंडिकुलरली, वो ऊपर भी मूव करता है। वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पहुंचता है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से वापस आता है कहाँ? ट्रॉपिक ऑफ, फिर इक्वेटर पे वापस आता है, इक्वेटर से फिर वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब ऐसी मूवमेंट चलती रहती है सन की। इसी वजह से जो है हमारी जो जो हमारे सीजन्स है वो बनते हैं, इस इंक्लाइंड होने की वजह से। सीधा होता तो बस इधर एक जितनी हीट यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे एक तरीके की हीट पड़ रही है इस रीजन पे, ठीक है, और यहाँ पे एक तरीके की हीट पड़ रही है इस रीजन पे, और यहाँ पे एक तरीके की पड़ रही है, मतलब सेम ही रहता सारे के सारे। इस एरिया में हमेशा इसी तरीके का ही सीजन रहना था, इस एरिया में हमेशा ग्रीन तरीके का ही सीजन रहना था, यहाँ पे रेड तरीके का ही सीजन रहना था, इतना ही टेम्परेचर रहना था। तो दिस इज द रीजन कि जो इंक्लाइंड हमारा जो अर्थ है, वो सीजन पोज करता है। अगर सीधा होता तो ऐसा इस सेम सीजन रहता। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, नाउ
मूविंग टू द इंक्लाइंड अर्थ, हमें पता है कि अर्थ इंक्लाइंड है, वो तो चलो हमने जस्ट इमेजिन किया कि अगर वैसा होता तो क्या होता। अगर हम रियलिटी में देखें तो व्हाट इज द सिचुएशन, सो दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन। अब हमें एक चीज तो पता लग गई कि जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा सन, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज अर्थ रोटेट कर रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती तो इधर एरो इधर इस साइड होती, दूसरी साइड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो बेसिकली किस तरीके से मूवमेंट होती है, हम सबसे पहले तो ये जानते हैं। चलो जून से शुरू करते हैं, ठीक है। 21 जून, जिसको सोलिटिस, सोलिस्टिस का क्या मतलब होता है कि जब एक्सट्रीम होता है, यहाँ तो सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है, यहाँ सबसे बड़ी रात होगी, ठीक है। अब 21 जून की अगर हम बात करें तो इसके यहाँ पे जिसको हम समर सोलिस्टिस भी बोल देते हैं, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें तो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, ठीक है। इसका सोलिस्टिस का मतलब ये है। अब बेसिकली क्या कहने का मतलब है, अब मान लो ये कर्क रेखा है, मान लो सन की जो रेज हैं वो पूरी परपेंडिकुलरली हिट करेंगी सीधा, ठीक है। अब आप देख सकते हो ना सबसे क्लोज क्या है, ये यही तो है, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही तो है, सीधा डायरेक्टली हिट कर रही है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, इसके नीचे है इक्वेटर, इसके नीचे है कैप्रिकॉर्न, इस तरीके से। बट हिट किसको कर रही है, इसको अलग कलर कर देता हूं मैं, इसको हिट कर रही है, ठीक है। अब धीरे धीरे देखो, जून में जून में 3 महीने ऐड कर दो, हम पहुंच गए सितंबर में। अब सितंबर में क्या हो रहा है, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो मार्च की सिचुएशन को देखते हुए, जैसे कि अब देखो मार्च में क्या था, मार्च में इंक्लाइंड तो ऐसा ही रहा, बट जो है हाफ अर्थ पूरी की पूरी जो है, ऐसा नहीं है कि कोई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या इक्वेटर इंक्लाइंड है, सारे के सारे बराबर ही जो है सन की आइसोलेशन इंसोलेशन जा रही है, सभी पॉइंट्स पे बराबर इंसोलेशन जा रही है। अगर हम बात करें इस पॉइंट पे, सितंबर पे बात करें, इसमें भी सारे के सारे पॉइंट्स जितने भी हैं, मतलब इसकी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा जब इक्विनॉक्स की, कि हर एक पॉइंट पे, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो इक्वेटर है, चाहे वो हमारा कैप्रिकॉर्न है, हर एक पॉइंट पे सन की बराबर जो है लाइट जा रही है, ठीक है। तो सब यहाँ पे सबसे ज्यादा किस पे जा रही थी, कैप्रिकॉर्न पे कैंसर पे जा रही थी, ठीक है। धीरे धीरे हम मूव किए तो जो सन की जो रोशनी है सबसे ज्यादा किसको हिट करने लग गई, वो कैप्रिकॉर्न को हिट करने लगी, ठीक है। ये दूसरा एक्सट्रीम एंड हो गया, ठीक है। अब यहां से फिर से वही इक्विनॉक्स वाली सिचुएशन में पहुंच गए। हमने दो चीजें याद रखनी है अभी यहाँ पे, जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो याद रखेंगे, एक तो ये वाली चीज जो जून में है, एक 22 दिसंबर में है। अब एक और चीज के 3 3 महीने का अंतर है, ठीक है। जून में 3 महीने ऐड किए सितंबर, सितंबर में 3 महीने ऐड किए दिसंबर, दिसंबर में 3 महीने ऐड किए मार्च, देन मार्च में फिर अगेन, ऐसे ये चक्कर चलता है। सो नेक्स्ट थिंग वी टॉक अबाउट इज के इन दोनों में क्या फर्क है, कि यहाँ पे कैंसर पे जो लाइट पड़ रही है और कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, इससे सीजन्स कैसे बनते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। तो बेसिकली इसका हम और जूम वर्जन देखते हैं। सो सबसे पहले तो ये नोट डाउन कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन से दिन को क्या होता है। जैसे कि ये क्या है, समर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस क्यों कहते हैं अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। तो 21 जून को क्या होता है, समर सोलिस्टिस, ठीक है। विंटर सोलिस्टिस कब होता है, 22 दिसंबर को। देन ये आप इमेज नीचे देख सकते हो, दिस ऑटमन सीजन 23 सितंबर, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं सितंबर इक्विनॉक्स या इक्विनॉक्स, ठीक है। और इसको बोलते हैं जब ये स्प्रिंग आता है हमारे यहाँ पे, इसको भी मार्च इक्विनॉक्स बोलते हैं, उसको सितंबर इक्विनॉक्स बोलते हैं। अब एक चीज ध्यान में देने वाली है कि ये यहाँ पे ऑटमन क्यों आया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे स्प्रिंग क्यों आया, यहाँ पे ऑटमन क्यों आया, जस्ट इन चीजों को देखकर। जब जून होता है ना, जून में आपको पता है कि सबसे ज्यादा गर्मी होती है हमारे इंडिया में, अगर हम खास करके बात करें, जस्ट इमेजिन दैट सिचुएशन, जून के अराउंड हमारे समर्स होती हैं। तो समर्स होने की वजह से जो पेड़ पौधे हैं सभी एक स्ट्रेस सहन करते हैं, एक हीट की वजह से बहुत ज्यादा उनके ऊपर स्ट्रेस होता है। तो जब भी वो भीषण गर्मी के बाद
वो जो क्या है, पतझड़ का सीजन शुरू हो जाता है, जब वो गर्मी कम होने लग जाती है धीरे धीरे, जो जो जिन पत्तों ने, जिन पेड़ों ने इतनी ज्यादा हीट सही, वो झड़ने लग जाते हैं। ठीक है। देन विंटर्स आ जाती है। विंटर में तो पूरे के पूरे पेड़ खाली हो जाते हैं। दो हमारे इंडिया का इतना वाइब्रेंट वेजिटेशन है कि एवरग्रीन प्लांट्स रहते हैं, मतलब अगर कुछ पत्ते झड़ते में नहीं आ जाते हैं। बट जस्ट मैं आपको इमेजिन करवाने के लिए, ताकि आपको याद हो जाए, बता रहा हूँ। ठीक है। गर्मी आई, सारे के सारे पत्ते झड़ गए, ऑटमन सीजन आया। ऑटमन सीजन आने के बाद क्या हुआ, विंटर शुरू हो गई। दिसंबर में हमारी विंटर होती है, तो यहाँ पे विंटर से शुरू होगी। विंटर में कोई जो, अगर हम ट्रीज की बात करें, कोई कुछ पत्ते वगैरह नहीं होते, झड़े होते हैं। देन क्या होते हैं, स्प्रिंग आता है मार्च में, तब सारे के सारे पेड़ पौधे जो है वो खिल उठते हैं फिर से ये साइकिल जो है चलता रहता है। अब यहाँ पे विंटर, यहाँ पे समर कैसे आई, यहाँ पे विंटर कैसे आई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। उससे पहले आप सिंपली याद कर लो कि 3 के टेबल पे ही सारे के सारे जो हमने सोलेस्टिस और इक्विनॉक्स किए, 3 के टेबल पे जा रहे हैं। जैसे मार्च 3rd मंथ है, जून 6th मंथ है, देन सितंबर 9th, दिसंबर 12th, देन अगेन मार्च शुरू हो जाता है, जून सितंबर दिसंबर। तो इस तरीके से। सबसे पहले हम बात करते हैं समर। समर ऐसा इधर क्यों आया, तो बेसिकली एक चीज जानने वाली है। जब जून सोलिस्टिस होता है, तब उसके दौरान क्या होता है, मैंने क्या बोला, जो ये ग्रीन कलर की लाइट दिख रही है आपको, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली सन जो है रेज अपनी हिट करता है। मतलब जितना भी ऊपर वाला रीजन होगा, जितना भी ये नॉर्दर्न रीजन होगा, ये सारे के सारे रीजन पे क्या होगा, समर्स होगा। ठीक है। जब धीरे धीरे क्या करता है, जो धीरे धीरे जो सन है वो मूव डाउन, नीचे आना शुरू हो जाता है। इक्विनोक्स पे आके क्या होगा, इक्विनोक्स पे क्या सिचुएशन होगी, बेसिकली इक्विनोक्स पे सिचुएशन हो जाएगी ऐसी। जब हमारा सन है, सारे का सारा कहाँ पे टारगेट करेगा, इक्वेटर पे। इक्वी, ई क्यू आई से बन गया इक्वेटर। ठीक है। अब वो भी देखेंगे इक्विनोक्स क्यों बोलते हैं, ई क्यू यूज क्यों किया गया। ठीक है। अभी सिर्फ आपने सीजन जानने, ऐसा क्यों। ठीक है। जैसे आप खुद यहाँ पे देख लो, जैसे साइन का नहीं, एंगल साइन का एक ग्राफ होता है, वैसे ही। जैसे देखो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सबसे ज्यादा हीट पड़ रही है। ठीक है। धीरे धीरे हम आगे मूव किए। ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट हम देखेंगे इक्वेटर पे पड़ती है। ठीक है। अगर हम जस्ट इमेजिन करो सिचुएशन ये वाली, दिस इज द अर्थ। ठीक है। दिस इज द सन। ठीक है। ये एंगल ऐसे इंक्लाइंड है इसका, ये अर्थ का एंगल ऐसे इंक्लाइंड है। ये सन है। सन क्या है, डायरेक्टली हिट कहाँ पे कर रहा है, इक्वेटर पे। ठीक है। जब ये इससे दूर गया, ठीक है, तो किस पे हिट करेगा, ये नीचे वाले एरिया पे। जब ये घूम के इस साइड आ गया, तो कहाँ पे हिट करेगा, इस वाले एरिया पे। जब ये यहाँ पे आया, फिर भी इक्वेटर पे ही हिट करेगा। आप देख नहीं पा रहे हो, बट अगर आपको मैं घूम के दिखा दूं, तो इस सिचुएशन में भी इक्वेटर में हिट करेगा। मतलब इक्विनोक्स जब होगा, सन कहाँ पे टारगेट करता है, सन टारगेट करता है इक्वेटर पे। ठीक है। ऐसे याद रख लो, EQ से इक्वेटर, EQ से इक्विनोक्स। ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि हम कैंसर से चले, इक्वेटर पे पहुंचे। ठीक है। इक्वेटर से चले, कैप्रिकॉर्न पे पहुंचे। फिर कैप्रिकॉर्न से ऊपर उठने चलने शुरू कर दिया, कहाँ पे पहुंचे, इक्वेटर पे। फिर इक्वेटर से कहाँ पे पहुंचे, ऊपर कैंसर पे पहुंचे। तो ये सर्कल जो साइकिल है, ये चलता रहता है। तो इस चीज को हमने याद रखना है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग अबाउट द सीजन्स, कि अगर आपसे कोई पूछे इक्विनॉक्स पे कि किस कहाँ पे सन जो है हिट करता है, तो दैट इज ऑन द इक्वेटर। तो ये चीज आपको ने याद होगी, आई होप। सो नेक्स्ट थिंग इज, वी वर टॉकिंग अबाउट द जून सोलिस्टिस। आप एक चीज ध्यान दें कि एक होता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, उसी से ही हमारे के दिन बड़े हैं, रातें छोटी हैं, या दिन रातें बड़ी हैं या छोटी हैं, उस पे डिपेंड करता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पे। अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पे आने से पहले मैं आपको समर और विंटर का कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। अब जून सोलिस्टिस को तो हम बोलते हैं समर सोलिस्टिस भी बोल देते हैं इसको। जून सोलिस्टिस को समर सोलिस्टिस भी बोल देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि लगातार जून से लेके अगले 6 महीने तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्या रहती है, समर रहती है। ठीक है। पर
साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहता है, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर रहती है। ठीक है, मतलब जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में, जब अर्थ के ऊपर वाले भाग में समर होगा, नीचे वाले भाग में क्या होगा, विंटर। ठीक है, मतलब जब जब हम बात करें कनाडा में, अमेरिका में, इंडिया में समर चल रहा होगा, तब ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम टाइम पे क्या होगा, विंटर होगा। अब जब हम दिसंबर सोलिस्टिस की बात करें, इस समय पे क्या होता है, कैप्रिकॉर्न पे जो है डायरेक्ट लाइट पड़ती है, दिस इज कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न कहाँ पे है, सदर्न हेमिस्फीयर में। जब सदर्न हेमिस्फीयर पे लाइट पड़ेगी तो मतलब के दिसंबर में समर कहाँ पे होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में। मतलब ऑस्ट्रेलिया में समर कब होता है, दिसंबर में। और उस टाइम पे हम क्या मना रहे होते हैं, क्रिसमस। ठीक है, और ऑस्ट्रेलियंस क्रिसमस कैसे मनाते हैं, यस, सी दिस डायग्राम। so this is Christmas celebrated by the Australians। तो इस तरीके से उनकी सेलिब्रेशन होती है। अब देखो गर्मी है, इन्होंने समर वियर्स डाले हुए हैं, so this is the reason। ठीक है, मतलब सिंपल एक चीज याद रखनी है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टिल्ट। ठीक है, किसकी, जो अर्थ अर्थ का कौन सा भाग जो है सन की तरफ टिल्टेड है। सब यहाँ पे जब जून की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है अर्थ की, सन की तरफ। दिसंबर की बात करें, अर्थ का कौन सा भाग टिल्टेड है ज्यादा, दैट इज हमारा जो सदर्न भाग है। ठीक है, जो कैप्रिकॉर्न वाला भाग है। और जो मैंने कल एक चीज बताई थी कि जो सन है वो डायरेक्टली हिट कौन कौन से रीजन के बीच में कर सकता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच ही कर सकता है, जिसको हमने बाद में टोरिड रीजन नाम, टोरिड जोन नाम दिया था। इसके बाहर सन जो है परपेंडिकुलरली कभी नहीं हिट करेगा। मतलब साल में एक दिन ऐसा इन दो लाइनों के बीच में आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, जब जो है हम जो सन बिल्कुल ही ओवरहेड होगा। मतलब इस एक समय आएगा जब बिल्कुल ही सन जो है आपके ऊपर होगा। तो अब भी अगर आप दिल्ली में बैठे हैं तो क्या ऐसा होगा कि बिल्कुल सन जो है आपके ऊपर आएगा, आपकी शेडो बनेगी भी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा जब हम दिल्ली में बैठे। क्यों, क्योंकि दिल्ली अगर हम ध्यान से देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाली साइड पे जैसे चेन्नई की बात कर लें या मुंबई की बात कर लें, तब वहां पे जो है एक दिन ऐसा आएगा ही आएगा साल में जब सन जो है बिल्कुल ही ऊपर होगा, हेड के बिल्कुल ऊपर होगा। अगर हम दिल्ली की बात करें, वो थोड़ा सा साइड पे जो हम कह सकते हैं ऊपर से थोड़ा सा इंक्लाइंड हो सकता है, पर सीधा नहीं होगा। अगर हम और ऊपर चले जाएं, रशिया की तरफ चले जाएं, वो तो बिल्कुल ही इंक्लाइंड होगा सन, वो तो कभी भी हेड के ऊपर आ ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि लैटिट्यूड चेंज हो गया। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द लैटिट्यूड। सो दिस इज द थिंग। ओके, सो नाउ यू ऑल हैव द क्लियर आइडिया अबाउट द सीजन्स। अब हम बात करते हैं वेरिएशंस इन द डे नाइट एंड डे टाइम एंड द नाइट टाइम। उसके अंदर वेरिएशंस क्यों आती है, क्या रीजंस है वेरिएशन आने में। उसको पहले जानने से पहले इस डायग्राम को जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इसके ऊपर फोकस करें। अब अर्थ जो है टिल्टेड है, ठीक है, इस एंगल पे टिल्टेड है। देन सेकंड थिंग इज सन इधर से रेस कर रहा है, रेस डाल रहा है। और ये कौन सा केस है, ये आपको पता है कि here in this case sun is focusing on the capricorn because this is the tropic of cancer, sorry, because this is the tropic of the cancer। अब यहाँ पे फोकस कर रहा है। ठीक है, मतलब ये आपको आइडिया होगा कि समर्स की पिक्चर है, ये समर्स का एक पिक्चर लिया हुआ है। तो इस केस में आप ध्यान से देखें कि आधी ऑब्वियस सी बात है, आधी अर्थ के ऊपर लाइट गिरेगी, आधी अर्थ के ऊपर लाइट नहीं गिरेगी। अब जो ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, अब अर्थ जो है इसके अराउंड घूमेगा। ठीक है, इस क्योंकि इसकी एक्सिस ऐसे है, इसके अराउंड घूमेगा। ठीक है, ये आपको बखूबी पता है कि ऐसे घूम घूम रहा है अर्थ। अब जो नॉर्थ पोल है, इस पे हमेशा ही लाइट रहेगी। मतलब यहाँ पे नाइट कभी होगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि सारे का सारा जो है इल्यूमिनेशन जोन में आया हुआ है। मतलब दिस इज दी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो ये लाइन जारी है अर्थ की बैक साइड तक जारी है, तो इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब जस्ट इमेजिन दिस सिचुएशन कि मान लो आप इस ग्लोब पे जो है टॉर्च डाल रहे हैं। ठीक है, आप इस ग्लोब पे टॉर्च मार रहे हैं, तो जो टॉर्च को लाइट कौन से हिस्से में मिलेगी, दिस हाफ जो आप देख पा रहे हो, इस हाफ पे लाइट मिलेगी। जो बैक साइड है वो पूरा ब्लैक होगा।
ठीक है, उसको लाइट नहीं मिलेगी। सो उसी सेम आइडिया से जो है हमारा ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बनता है। और इस केस में जब आप लाइट मार रहे हो, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कौन सा बनेगा, जो ये आपको सरकमफ्रेंस दिख रहा है इस ग्लोब का, दैट इज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। Okay, so you have now the idea about the circle of the illumination. So we will talk in detail about this example. अब इस डायग्राम पे दोबारा आ जाइए, ठीक है। सो बेसिकली हम बात कर रहे थे नॉर्थ पोल की, दिस इज द नॉर्थ पोल। अब कहते हैं कि 6 महीने तक, जून से लेके अगले 6 महीने तक जो नॉर्थ पोल है वो हमेशा लाइटेंड रहेगा, मतलब यहाँ पे कभी भी रात नहीं होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के इस पार में रहेगा। इस पार जो है वो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अभी जो दिख रहा है इसमें नाइट हो सकती है, और ये रोटेट करके क्या है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, तो ये वाला हिस्सा तो यहाँ पे आ जाएगा। पर नॉर्थ पोल जो है वो लाइट वाले हिस्से में ही रहेगा हमेशा, वो उस साइड जा ही नहीं सकता। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो है क्या है, 6 महीने तक, अगले 6 महीने तक क्या रहेगी, दिन रहेगा। और एट द सेम टाइम जो ये साउथ है, ठीक है, जिसको साउथ पोल है, यहाँ पे क्या रहेगी, अगले 6 महीने तक बिल्कुल रात रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इस एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, और ये जो साउथ पोल है वो बिल्कुल दूसरी साइड पे है, जिसपे सन की लाइट कभी गिर ही नहीं सकती, ठीक है। मतलब जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, ये अर्थ है, ठीक है, जो जो ये पेन है इसको अर्थ मानो। अब धीरे धीरे ये जो है ये सन इधर ही बीच में, अब ये बाहर को आ रहा है, ठीक है। अब स्टिल मतलब कि अगले 6 महीने तक जब तक ये यहाँ पे नहीं पहुंच जाता, तब तक जो है सदर्न पोल पे जो है लाइट नहीं होगी, ठीक है। जस्ट इमेजिन दिस सिचुएशन, जून से निकले हम बाहर को, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज निकले, ठीक है। अब यहाँ पे पहुंचे तो जाके जो हमारा सदर्न पोल है वो पूरे का पूरा बाहर को आया, ठीक है। सो दिस इज द रीजन कि अब इस केस में दिसंबर से लेके अगले 6 महीने तक क्या रहेगी, जो यहाँ पे रोशनी रहेगी और यहाँ पे रात रहेगी हमेशा के लिए, ठीक है। इसीलिए अगर हम देखते हैं कि जो डे और नाइट का जो इम्पैक्ट है वो किस पे ज्यादा पड़ता है, जो ऊपर जो लैटिट्यूड वाले कंट्रीज हैं, जैसे कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेट रीजन पे हैं, रहते हैं, और उधर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है, जिस वजह से डे एंड नाइट पे ज्यादा फर्क पड़ता है। अब ये किन चीजों पे डिपेंड करते हैं, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ रखा है, डे टाइम और नाइट टाइम की जो वेरिएशन है ये किन चीजों पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, एक तो रेवोल्यूशन पे, और एक जो अर्थ की टिल्टेड एक्सिस है उस पर डिपेंड करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन। सो this was about the variation in the day time and the night time, ठीक है। सो अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एनसीईआरटी में भी गिवन है, जो 21 जून होगा उसमें सबसे बड़ा जो होगा दिन होगा, और सबसे छोटी जो होगी रात होगी। अब इसकी एग्जांपल क्या है ये, अब देखो यहाँ पे जो है इस सिचुएशन में मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इस एग्जांपल में एक चीज ध्यान से देखें, अब मान लीजिए मुंबई कोई आस यहाँ पे मान लो मुंबई है, जस्ट जस्ट वन एग्जांपल, यहाँ पे मुंबई नहीं है, यहाँ पे क्या है, अफ्रीका है वैसे तो, पर मुंबई आप सब जानते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे है, तो मान लो यहाँ पे मुंबई है, ठीक है। मुंबई में देखो जो दिन वाला हिस्सा है वो कितना ज्यादा है, ठीक है, और वो जो रात वाला हिस्सा है वो कितना कम है, ठीक है। तो ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ, ये देखो, ये डिस्टेंस जो ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है। ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? दिस इज ड्यू टू द जो टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ, ठीक है, इसीलिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पॉसिबल हुआ, ठीक है। और 21 जून में सारी जगह पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। तो ये फैक्ट आपने याद रखना है। एंड इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, दिसंबर सोलिस्टिस में इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तब वहां पे ऑस्ट्रेलिया में साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है, एंड लाइक दैट। सो सिंपली हम बात कर रहे थे
कि बेसिकली हीट ज्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ही क्यों पड़ती है, क्यों ज्यादा वहां पे हीटेड एरिया होता है, इंसुलेशन सबसे ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि देखो एक तो डायरेक्टली हीट गिर रही है, मान लो ये जून 21 की बात है, जून 21 को सबसे डायरेक्ट हीट गिरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, पर जो नॉर्थ पोल है उस पे वो इस तरीके से बहुत ही साइड से होके कम एक आप कह सकते हैं एंगल बना के लाइट आती है, जब एंगल बना के लाइट आएगी तो यहाँ पे गर्मी भी कम करेगी, इसीलिए वहां पे क्या है फ्रिजिड जोन है जो हमने कल किया था नॉर्थ पोल पे। सो दिस इज द रीजन। सो दिस वाज अबाउट द दिसंबर एंड द दिसंबर जो हमारा सोलिस्टिस देखते हैं, ठीक है, जिसको हम अब दिसंबर सोलिस्टिस को क्या बोलते हैं, विंटर सोलिस्टिस, क्यों, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है तब विंटर, सदर्न में क्या होती है तब समर। एंड जो समर सोलिस्टिस किसको बोलते हैं, जब जून की बात करते हैं उसमें क्या होता है, नॉर्थ में समर्स होती है और सारा कुछ हम नॉर्थ के रिस्पेक्ट में देखते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स होंगी और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होंगी, विंटर्स होंगी। सो लाइक दैट। नाउ टॉकिंग अबाउट द इक्विनॉक्स। अब इक्विनॉक्स मैंने बोला कि दो दो टाइम पे होता है, एक मार्च में होता है, सितंबर में होता है, ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर में इक्विनॉक्स होते हैं हमारे। तो बेसिकली उस इक्विनॉक्स का क्या मतलब है, एक एक मतलब तो मैंने ये बताया, EQ से मतलब है हमारा कि तब क्या होगा, इक्वल जो है हमारी जो है इक्वेटर के ऊपर लाइट पड़ती है, जहाँ सबसे ज्यादा लाइट कहाँ पे पड़ती है, इक्वेटर के ऊपर। सेकंड EQ से क्या मतलब निकलता है, सेकंड EQ से मतलब निकलता है कि तब क्या होगा, दिन और रात जो है बराबर होंगे, मतलब इस दिन इक्विनॉक्स वाले दिन दिन और रात बराबर होंगे। आप इमेजिन यहाँ पे जस्ट इस सिचुएशन को देखो, दिस इज द सिचुएशन जब सनलाइट क्या है डायरेक्टली 95 डिग्री पे क्या कर रहा है, सॉरी 90 डिग्री पे कब कहाँ पे एक्ट कर रहा है, इस इक्वेटर में एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें दिन रात की बात करें, मैंने क्या बताया था कि मान लो कि हमने इस पॉइंट पे देखना है कि दिन है कितना दिन है या कितना रात है, तो उसकी लेंथ कैसे देखते हैं, ये देखो दिस इज द लेंथ, दिस इज द लेंथ ऑफ द डे, दिस इज लेंथ ऑफ द नाइट। अब दोनों क्या है बराबर है, दिस A to B पॉइंट और B to C दोनों क्या है बराबर है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, इस लैटिट्यूड पे देखना चाहते हैं, यहाँ पे भी दिन और रात बराबर है, यहाँ पे भी दिन और रात बराबर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो इस सिचुएशन में है कि उसको जो सन की लाइट है बराबर पड़ रही है। अब ये सिचुएशन ऐसी है, आप अपने आप को सन मानो, ठीक है, और ये क्या है एक इंक्लाइंड एंगल पे है अर्थ खड़ा है, ठीक है, इस इंक्लाइंड पे पेन को देखें, आप पेन पे फोकस करें, इस तरीके से इंक्लाइंड है, ठीक है, अर्थ ऐसे, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहा है। अब ध्यान से इसको इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन कि आपका फेस जो है वो सन है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप पूरे के पूरे हाफ रीजन को आप क्या कर रहे हैं, ग्लो करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मतलब कि पूरे का पूरा हाफ रीजन में क्या है, डे है, और जो पीछे वाला जो हाफ रीजन है उसमें नाइट है, ठीक है। सो दिस इज द इक्विनॉक्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस बाय दिस एग्जांपल। अगर किसी को फिर भी डाउट है तो he or she can comment, I'll reply. So दिस वाज अबाउट दिस चैप्टर। इसमें हमने जो चीजें देखी इसको ध्यान से, अगर किसी को समझ नहीं आता तो एक बारी बैक करके उस वीडियो को रिपीट करके देखें। मैंने सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। एंड जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स वो अपने नोट्स बनाएं इसको देखते हुए। एंड वी हैड मेड श्योर के जो ये पूरे के पूरे कंटेंट है जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं अगेन आई रिपीट कि जो नेक्स्ट 2023 जिसका भी आ गया है, डेट शीट आ गया है कि जो मई में लिया जाएगा पेपर एग्जाम, उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी हमारा फोकस क्या रहेगा कि एनसीईआरटी को कंप्लीट करना, सारे का सारा मेजर पोर्शन, और वो भी यूपीएससी को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए एंड कंसेप्ट को अपने बिल्डअप करना, ठीक है। सो जिनको पसंद आ रहा है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं इन वीडियोस को। थैंक यू।